अप्रैल का महीना था। इस साल कड़ाके की गर्मी हो रही थी। यहाँ एक सीतापुर नामक गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे थे। पिछले कुछ महीनों से यहाँ इतनी तेज धूप हो रही थी, इस धूप ने तालाब, कुआं और झीलें सभी सुखा दिए। इस साल यहाँ इस गांव में सूखा पड़ गया था, सभी फसल भी नष्ट हो गई थी। फिर गांव वाले आपस में बात करते हैं, अरे भाई साहब, यही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे और ये गांव भी नष्ट हो जाएगा। क्या करें, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब तो गांव के सरपंच ही कुछ कर सकते हैं। गांव का सरपंच भी बहुत दिनों से बीमार था, लेकिन गांव के हित के लिए उसने एक सभा रखी। अरे बेटा, हमारे सरपंच साहब बहुत बीमार हैं। कल उन्होंने एक सभा रखी है। सरपंच ने सभा का ऐलान तो करवा दिया, लेकिन वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। फिर वह सोचता है और कहता है, अरे गांव वालों, जैसा कि हम और आप पिछले महीने से देख रहे हैं, यहाँ स्थिति खराब चल रही है। हमारे इस गांव में सूखा पड़ गया है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम सभी गांव वासियों को दूसरे राज्य में भिजवा देंगे। फिर जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाना। तब तक मैं यहाँ अकेला रहूंगा और इस मुश्किल का समाधान करूंगा। ये कैसी बात कर रहे हैं सरपंच साहब? आप हम सभी को दूसरे राज्य में भेज देंगे और खुद यहाँ रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हमारे साथ चलना होगा। सरपंच ने निश्चय कर लिया था कि वह ये गांव छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि इस मुश्किल का डट के मुकाबला करेगा। अरे नहीं नहीं मोहन, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यहीं रहकर इस मुश्किल का समाधान निकलना है। सरपंच साहब, आप तो अपनी बात पर अटल हैं। ठीक है, तो मैंने भी एक निर्णय लिया है कि मैं भी आपके पास ही रहूंगा और इस मुश्किल का समाधान निकालूंगा। मोहन बहुत ही दयालु था और वह सरपंच के पास ही रह गया। फिर इन सभी गांव वालों को दूसरे राज्य में भिजवा दिया गए। मोहन बेटा, अब मुझे बहुत थकावट महसूस हो रहा है। मैं और ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तुम मुझे मेरे घर तक ले चलो। जी सरपंच साहब, चलिए। सरपंच की वाकई में तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मोहन से कहा कि अपने घर तक छोड़ दे। फिर सरपंच अपने घर पहुंचते ही बिस्तर पर लेट गया। फिर मोहन सरपंच का माथा चेक करता है, तब कहता है, अरे साहब को तो बहुत तेज बुखार है, मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा। मोहन को पता ही नहीं था, पूरा गांव खाली हो गया है, अब वह डॉक्टर कहां से लाए। फिर मोहन कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि सभी गांव वाले दूसरे राज्य में पहुंच गए हैं। अब यहाँ तो डॉक्टर मिलने से रहा। अब मुझे गांव से बाहर शहर में जाना पड़ेगा। ज्यादा समय न गवाते हुए मोहन शहर की तरफ निकल दिया। फिर मोहन चलते चलते कुछ दूरी पर आ जाता है तो उसे बचपन का दोस्त विक्रम मिल जाता है। फिर वह कहता है, अरे मोहन, तू यार, तू भूल गया, मैं तेरा बचपन का दोस्त। हाँ, याद आया। और सुनाओ, कैसे हो? तुमने तो कोई खबर ही नहीं ली, पता नहीं कहाँ चले गए थे। मोहन, मैं उस गांव से निकलकर इस शहर में आ गया हूँ। और तुम बताओ, अपने बारे में तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे यार, वो हमारे गांव के सरपंच जी है ना, उनको बहुत तेज बुखार है, इसलिए शहर से डॉक्टर बुलाने आया हूँ। क्यों, तुम्हारे गांव में भी तो डॉक्टर थे, कहाँ गए? विक्रम, बहुत लंबी कहानी है, चल तुझे चलते चलते बताता हूँ। फिर रास्ते में चलते चलते मोहन विक्रम को सभी हाल बता देता है। फिर विक्रम कहता है, एक मिनट मोहन, इस मुश्किल का समाधान मिल गया। मेरे दादाजी कहा करते थे, सालों वर्ष पहले भी इसी तरह की स्थिति आई थी। तब उन्होंने बताया, इसका एक ही उपाय है। काले पहाड़ियों के बीच पंचावृटी नाम का एक पौधा है, मगर इसको हर कोई हासिल नहीं कर सकता। इसमें बहुत खतरा है मोहन। क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? मुझे गांव वालों के लिए हर खतरा उठाना मंजूर है। मेरे भाई, इस रास्ते की एक विशेषता है कि यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, और पंचावृटी पौधा लेना इतना आसान नहीं है। यह काली पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित है और वहाँ घना जंगल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे हमारे गांव के सरपंच साहब के यहाँ डॉक्टर भेजना होगा। विक्रम, तुम एक काम करो, तुम शहर से डॉक्टर लेकर सरपंच जी यहाँ पहुंचो और मुझे उस जंगल का रास्ता बता दो। मैं वहां जाता हूँ। ठीक है मोहन, जैसी तुम्हारी इच्छा, में डॉक्टर लेकर सरपंच जी के यहाँ जाता हूँ। जाने से पहले तुम्हें काली पहाड़ियों का रास्ता बता देता हूँ। फिर विक्रम मोहन को काली पहाड़ी जाने का रास्ता बता देता है। फिर वह चला जाता है। फिर मोहन भी विक्रम के बताए हुए रास्ते पर आगे चलने लगता है। फिर जब गांव में विक्रम डॉक्टर को लेकर पहुंचा, तब वह कहने लगा, अरे ये कहाँ ले आए तुम? जी, ये गांव में तो हरियाली नाम का कुछ भी नहीं, बहुत बुरी स्थिति है। डॉक्टर साहब, बस कुछ ही दूर में हम सरपंच जी के यहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ ही समय में विक्रम और डॉक्टर सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। सरपंच सो रहा होता है। फिर विक्रम कहता है, सरपंच जी,
उठिए, मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर लाया हूँ। विक्रम की बात सुनकर सरपंच जाग जाता है और कहता है, तुम कौन हो और मोहन कहाँ है? अरे सरपंच जी, मैं विक्रम हूँ, मोहन का दोस्त। वो क्या है ना मोहन, इस गांव की स्थिति सुधारने के लिए पहाड़ियों के बीच गया है। उसने मुझे भेजा है आपकी सहायता के लिए, मैं आपके इलाज के लिए। मैं डॉक्टर लाया हूँ, अब आप जल्दी ठीक हो जाओगे। विक्रम सरपंच को सारी बात बता देता है। फिर डॉक्टर सरपंच जी का इलाज शुरू कर देता है। फिर मोहन आधे रास्ते पर पहुंच जाता है। फिर उसे 2 रास्ते नजर आते हैं। 2 रास्तों पर अलग अलग बोर्ड लगा होता है, उसमें कुछ लिखा होता है। फिर मोहन देखता है और कहता है, अरे ये क्या, ये इसमें क्या लिखा है? भटकाऊं और इस रास्ते में काला साया लिखा है। समझ नहीं आ रहा इन दोनों रास्ते में से कौन से रास्ते में जाऊं। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। फिर मोहन को अपने गुरुजी की बात याद आती है कि जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होना चाहिए, इसलिए उसने काला साया वाला रास्ता चुना और वह उस रास्ते से जाने लगा। मोहन के इस रास्ते पर कदम रखते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया और वह दूसरे रास्ते पर आ गया और डरावनी आवाज आने लगी। फिर मोहन के सामने एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा, बेटा लौट जाओ वरना मारे जाओगे। जब तक मैं पंचावृत्ति पौधा हासिल न कर लूं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मोहन को अंदर से डर भी लग रहा था, मगर उसने अपने डर को बाहर नहीं आने दिया। कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। फिर मोहन आगे बढ़ता चला जाता है। आगे चलते चलते बहुत दूर से काली पहाड़ी नजर आती है। फिर मोहन कहता है, अरे वाह, वो रही काली पहाड़ी। मुझे सावधानी रखनी होगी, पहाड़ियों के बीच बहुत सारा जंगल है, वहाँ तक जाने में मुझे खतरा हो सकता है। अगले ही पल मोहन के पीछे से काली परछाई आ जाती है। फिर मोहन को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। फिर वह पीछे मुड़कर देखता है तो काली परछाई गायब हो जाती है। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई नकारात्मक शक्ति है जो मुझे भयभीत करना चाहती है। मोहन के पास दादाजी से दिया हुआ गले में भगवान का लॉकेट था, इसलिए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर दोबारा काली परछाई आती है और ठीक मोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मोहन डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बहुत पछताओगे है। इतना सुनते ही काली परछाई को भी समझ आ जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है। फिर काली परछाई कहती है, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे परछाई में कैद कर दिया है। मैं काफी वर्षों से परछाई में कैद हूँ। मुझे आजादी मिल सकती है। सालों पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। काली पहाड़ियों के बीच बरगद के वृक्ष के नीचे एक त्रिशूल है। वह त्रिशूल की पहली किरण से मुझे आजादी मिल सकती है और यह काम कोई अच्छा इंसान कर सकता है, और वो अच्छा इंसान तुम हो। बस तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वैसे मैं भी वहीं जा रहा था, काली पहाड़ियों के बीच पंचावृत्ति पौधा लेने। वो मेरा गांव मुसीबत में है। ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ समय बाद मोहन और काली परछाई पहाड़ियों के बीच आ जाते हैं। यहाँ घना जंगल होता है। मोहन कंफ्यूज हो जाता है और काली परछाई से कहता है, हे परछाई, बताओ त्रिशूल कहाँ है जिससे तुम्हें आजाद किया जा सके। मैं तुम्हारे लिए पंचावृत्ति पौधा ढूंढने में मदद करूंगी। मैं ऐसी स्थिति में तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, वरना मैं आजाद हो गई तो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं पहले तुम्हारा पंचावृत्ति पौधा ढूंढ देती हूँ, फिर तुम बाद में त्रिशूल लेकर मुझे आजाद कर देना। ठीक है। फिर मोहन बरगद के वृक्ष के नीचे रखे त्रिशूल को ढूंढने चला जाता है और परछाई भी पंचावृत्ति पौधा ढूंढने लगती है। सूर्योदय होने में कुछ ही समय बचा हुआ था। आखिरकार परछाई ने पंचावृत्ति पौधा ढूंढ ही लिया। पौधा ढूंढने के बाद परछाई मोहन को बुलाती है। मोहन, मुझे पंचावृत्ति पौधा मिल गया। मोहन त्रिशूल ढूंढने में बिजी था। मोहन दूर से ही आवाज लगाता है और कहता है, अरे परछाई में बरगद का पेड़ ढूंढ रहा हूँ, मैं जरा सा समय भी व्यर्थ नहीं कर सकता। तुम वहीं पौधे के पास रहना, मैं कुछ समय बाद में तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, सूर्योदय होने वाला है। कुछ ही समय बचा हुआ है मोहन। ठीक है। काफी समय ढूंढने के बाद मोहन को बरगद का वृक्ष मिल जाता है। फिर वह कहता है, अरे ये रहा त्रिशूल, कितनी मुश्किल से मिला है। चलो इस त्रिशूल को ले लेता हूँ, फिर परछाई के पास जाऊंगा। मोहन त्रिशूल लेकर परछाई के पास आ जाता है। फिर परछाई कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें समय से पहले ये त्रिशूल हासिल कर लिया। अब सूर्योदय होते ही मैं आजाद हो जाऊंगी। आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने पंचावृत्ति पौधा ढूंढ लिया। फिर सूरज की किरण निकलते ही इस त्रिशूल के माध्यम से काली परछाई आजाद हो जाती है और त्रिशूल गायब हो जाता है। फिर मोहन पंचावृत्ति पौधा ले लेता है और काली पहाड़ियों और जंगल से बाहर निकल आता है। चलो ये बढ़िया रहा, सब कुशल मंगल हो गया।
अब मुझे गांव में जाना होगा और इस पौधे को लगाना होगा। कुछ समय में मोहन गांव में आ जाता है। सरपंच जी को पता था कि मोहन इस पौधे को लेकर अवश्य आएगा, इसलिए सरपंच जी ने गांव के सभी लोग वापस गांव में बुला लिए थे। फिर मोहन इस पौधे को लगा देता है। यह जादुई पौधा था। कुछ ही समय में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इस तरह सभी गांव वाले फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब अगली कहानी देखो। काशीपुर गांव में एक मोहन नाम का एक आदमी और वह अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। घर का खर्च चलाने के लिए मोहन के पास एक गाय थी। गाय का पालन पोषण करके वह गाय का दूध लेकर गांव-गांव घर-घर में जाकर दूध बेचता था। दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। अपने अपने गुफा से निकलो, देखो दूधिया आया। जल्दी आइयो और ताजा ताजा दूध ले जाओ। अरे भाई साहब, जल्दी दूध दो, मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। हाँ बहन जी, ये लो। मोहन के ताजे ताजे दूध की प्रशंसा गांव में दूर दूर तक फैली हुई थी। फिर गांव में जमींदार आता है। वह गांव से मुखिया से कहता है, अरे मुखिया जी, आज हमारा जन्मदिन है। हम सभी गांव वालों को दावत देना चाहते हैं। जी साहब, आपका हुक्म सलाखों पर। लेकिन साहब, ये तो बता दीजिए, दावत में क्या बनेगा साहब? मुखिया जी, दावत में कुछ नहीं, बस एक चीज बनेगी। बताइए मुखिया जी, गांव वालों को क्या पसंद है? ज्यादातर हमारे इस गांव में खीर बहुत प्रसिद्ध है। तो मुखिया जी, खीर का प्रबंध करो। और हाँ, खीर बनाने के लिए इस गांव के प्रसिद्ध दूधिया से ही दूध लेना। खीर अच्छी बननी चाहिए मुखिया जी। जी साहब, आप चिंता मत करो। जितने धन की आवश्यकता हो उतना धन हमारे घर से ले आना। ठीक है साहब जी। इतना कहकर जमींदार चला जाता है। फिर मुखिया जी सोचता है, इस गांव का दूध वाला तो एक ही प्रसिद्ध है, वो है मोहन। चलो मोहन के घर जाता हूँ। फिर मुखिया जी मोहन के घर आ जाता है। वहाँ उसे मोहन के पिताजी मिलते हैं। फिर मुखिया जी कहता है, अरे बाबूजी, मोहन कहाँ है? बेटा, वो तो दूध बांटने गया है। उसको आने में आधा एक घंटा लग जाएगा। तब तक मेरे पास बैठ जाऊं, मोहन आता ही होगा। जी बाबूजी, मैं इंतजार कर लेता हूँ। 1 घंटे बाद मोहन घर पर आ जाता है। फिर मुखिया जी मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, हमें दूध की जरूरत है। वो हमारे गांव के जमींदार साहब का जन्मदिन है, इसलिए हमें 20 किलो दूध चाहिए। जी मुखिया जी, चलो बाहर की ओर मैं आपको दूध देता हूँ। इस तरह मोहन मुखिया जी को बाहर ले जाता है और फिर दूध से भरा टैंक मुखिया जी को दे देता है। मोहन, ध्यान रहे, दूध अच्छा होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। आप ये चीज तो दिमाग से निकाल देना कि दूध में कोई मिलावट होगी। मेरे यहाँ दूध इतना शुद्ध और देशी है कि आप तुलना भी नहीं कर सकते। वाकई में मोहन के गाय का दूध बहुत शुद्ध और ताजा था। मोहन और मुखिया जी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इतनी देर में मोहन का पुराना दुश्मन चुपके से आता है और सोचता है, अरे इस मोहन ने तो मेरा दूध का धंधा चौपट कर दिया। अब इसकी खैर नहीं। अब तो तू गया मोहन। मोहन का पुराना दुश्मन बदला निकालने के लिए वह दूध में कुछ पाउडर मिला देता है और भाग जाता है। चलो ठीक है मोहन, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। जी मुखिया जी, अगर कोई और जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। फिर मुखिया जी वो मिलावट वाला दूध लेकर चले जाते हैं। फिर जमींदार और सभी गांव वाले खीर खाकर बीमार हो जाते हैं। फिर जमींदार मुखिया के यहाँ उससे बात करने उसके घर पहुँच जाता है। फिर जमींदार मुखिया से कहता है, क्यों रे मुखिया, दूध कहाँ से लिया था तूने? तेरी छोटी सी गलती ने मुझे बीमार कर दिया और मेरे साथ साथ इन गांव वालों को भी। अगर हमें कुछ हो गया फिर तो तू गया। सोच लेना फिर तेरा क्या होगा। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो मैं मोहन के घर से 20 किलो दूध लाया हूँ। अगर दूध में कुछ मिलावट होगी तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुखिया सुन ले अपनी खैर, चाहता है तो उस मोहन के बच्चे को अभी के अभी यहाँ लेके आ। फिर मुखिया जी मोहन के यहाँ जाता है। मोहन सो रहा होता है। मोहन के पिताजी कहीं चले जाते हैं। फिर मुखिया कहता है, अरे मोहन, चलो मेरे साथ, तुम्हें जमींदार साहब बुला रहे हैं। मुखिया जी, वो मेरे पिताजी कुछ काम से कहीं चले गए हैं, उनके आने का इंतजार कर लेते हैं, फिर चलेंगे। नहीं नहीं मोहन, तुम अभी चलो,
जमींदार साहब जल्दी तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है मुखिया जी, चलो साहब। फिर मोहन मुखिया के साथ चला जाता है। कुछ समय बाद मोहन के पिताजी आ जाते हैं और साथ में तलवार भी लाते हैं। उन्हें तलवारबाजी में कोई हरा नहीं सकता था। अरे मोहन कहाँ है बेटा? मुझे तेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। वो तो अच्छा हुआ, मैंने उस आदमी को दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। मोहन के पिताजी ने उस गद्दार को दूध में कुछ मिलाते हुए देखा, तभी पिताजी तलवार लेने चले गए। उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है। फिर मोहन के पिताजी उस गद्दार को पकड़ने चले गए। क्यों रे मोहन, तूने दूध में क्या मिलाया? हम सभी गांव वाले बीमार हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दूध तो शुद्ध एवं ताजा था। मोहन, तुझे सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। जमींदार साहब मोहन को सजा देने का ऐलान करते हैं। फिर मोहन के पिताजी उस गद्दार आदमी को पकड़कर ले आते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार लगा देते हैं और वह पोपट की तरह सारा सच उगल देता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने पुराना बदला निकालने के लिए मैंने दूध में पाउडर मिला दिया। मुझे माफ कर दो मोहन। विक्रम, मैंने तो तुझे सीधा साधा समझा था, मगर तू इतना नीच हरकत करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। पता है तेरी इस गलती से कितने लोग बीमार हो गए? इस गलती की सजा तो तुझे मिलेगी। मोहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कुछ जाने तुम पर आरोप लगाया। कोई बात नहीं साहब। फिर इस गद्दार को पुलिस के हवाले कर देते हैं और जमींदार साहब मोहन के पिताजी से भी माफी मांगते हैं और पहले की तरह सब कुशल मंगल हो जाता है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माह का महीना था। ठंड से पूरे गांव वालों का बेहाल था। इस ठंड में ठंडी ठंडी हवा कानों को सुन्न कर देने वाली चल रही थी और सभी पशु ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। और दूसरी जगह देखा तो यहाँ एक परिवार में विक्रम नाम का आदमी बहुत ही अजीब था। अजित, तुम कैसे आदमी हो? यहाँ हम ठंड से मर रहे हैं और तुम बिना कपड़े के रह रहे हो। अरे भाग्यवान, मुझे ठंड ही नहीं लगती क्योंकि मैंने एक तरीका अपनाया है। विक्रम ने ठंड से बचने के लिए पहले ही इंतजाम कर लिया था। वह रोज रोज दारू के ठेके पर जाता और दारू की बोतल लेकर अपने घर ले आता था और कभी कभी रास्ते में ही पी लिया करता था। अरे मुझे गर्मी लग रही है। हाँ ही सीसी भरी गुलाब की खरीद लो। वाह वाह, अरे सीसी भरी गुलाब की खरीद लो। कोई मुझे टोके ना, मैं शराब पी लूं। घर में बहस करने के बाद विक्रम गांव को तरफ निकल जाता है। विक्रम को ये अंदाजा नहीं था कि वह रोज रोज शराब पीकर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। अरे देखो, विक्रम को इतनी ठंड में बिना कपड़े के घूम रहा है। अरे दद्दा जी, मेरी तरह शराब पियो और जो ठंड छू मंतर हो जाएगी। जाना यहाँ से, तू दारू पी रहा है तो पी, लेकिन दारू पीने के बाद हमारे पास मत आया कर जा यहाँ से। इस दारू की वजह से विक्रम से सभी गांव वाले नफरत करने लगे थे। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे नफरत करने लगे थे। फिर विक्रम दारू के नशे में घर जाता है। अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? रोज रोज दारू पीकर आ जाते हो। कभी सोचा है हमारा ये बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा? अरे भगवान, फिर वही बात, लौट फिर कर मेरी दारू पे आ जाती हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर दारू नहीं। और रही बात बच्चे के स्कूल की, वो पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरी करूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। अब रहो अकेले। अरे जाना, मुझे धमकी दे रही है। और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दारू है ना। ठीक है, रहो, दारू के साथ में तो जा रही हूँ। इतना कहकर विक्रम की पत्नी अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। विक्रम के पास कुछ ही पैसे थे जिससे उसके 2 से 3 दिन अच्छे से काट लेता है। फिर अगले दिन विक्रम दारू के ठेके पर जाता है और शराब पीकर आता है और चुपचाप घर आकर सो जाता है। फिर शाम को उठता है और फिर दारू के ठेके पर जाता है और दारू पीकर आता है। फिर उसे रास्ते में एक गाय कांपती हुई दिखती है। फिर विक्रम कहता है, अरे ये गाय का बच्चा इतना क्यों कांप रहा है? मुझे तो ठंड नहीं लग रही।
फिर अचानक उसने दूर देखा तो आसमान में कोहरा छाया हुआ था। तब उसे समझ आया। फिर वह कहता है, ओह, अच्छा अब समझ आया। गाय के बच्चे को ठंड इसलिए लग रही है। एक काम करता हूँ, इस बच्चे को अपने घर ले जाता हूँ। फिर विक्रम जैसे तैसे गाय के बच्चे को अपने घर ले आता है और अपने बिस्तर पर लिटा देता है और कपड़े से उड़ा देता है। गाय माता अब खुश हो ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? आह, अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अब मैं भी सो जाता हूँ। विक्रम को अगले दिन की चिंता नहीं थी कि उसकी जिंदगी अब कैसे कटेगी। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वह कल क्या खाएगा। फिर अगले दिन जब विक्रम उठा, अरे मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? और हाँ, कल रात को तो मैं एक गाय का बच्चा लाया था। वो कहाँ है? विक्रम, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, तुम कौन हो? मुझे डर लग रहा है। विक्रम ने जब गाय के बच्चे को बोलता हुआ सुना तो वह दंग रह गया और डरने लगा। दरअसल वो एक जादुई गाय थी, इसलिए वह बोल रही थी। फिर गाय विक्रम से कहती है, विक्रम, मुझे देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बोलो गाय माता, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त है, अगर तुम अपनी शराब छोड़कर अच्छे कर्म करोगे और गरीबों की सहायता करोगे तो मैं तुम्हें इस गरीबी से छुटकारा दिला सकती हूँ। क्या सच में गाय माता जी? हाँ, मैं वादा करती हूँ विक्रम, ये खजाना तुम्हारे लिए और तुम जैसे और गरीबों के लिए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने शराब पी या गलत काम किया उस दिन सारा खजाना गायब हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बातों का। शर्त सुनकर विक्रम हाँ कर देता है। दरअसल विक्रम शराब इसलिए पीता था कि उसे गरीबी का सदमा लगा था, लेकिन अब उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर गाय माता ने विक्रम को बहुत सारा खजाना दिया। फिर विक्रम अच्छे काम करने लगता है और शराब हमेशा के लिए छोड़ देता है। फिर विक्रम की पत्नी भी आ जाती है और दोनों खुशहाल जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगली कहानी देखो, ये भी बहुत अच्छी है। एक गांव में ब्रजमोहन का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा संजू 19 वर्ष का और उसकी पत्नी का नाम निर्मला देवी था। एक दिन ब्रजमोहन अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। पता नहीं, मेरे समझ में कुछ नहीं हो रहा। अब हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? ब्रजमोहन को उसके व्यापार में काफी नुकसान हो चुका था। अपने पिता की बात सुनकर ब्रजमोहन का बेटा कहता है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, कुछ काम तलाश लूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं बेटा, तुम छोटे हो, तुम कैसे काम कर पाओगे बेटा? बेटा, तुम सही कह रहे हो। तुम दूसरे देश जाओ और अपने पिताजी का सहारा बनो। बेटा, देखो ना, तुम्हारे पिताजी कितने बूढ़े हो गए हैं बेटा। अब तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। जी माँ, मैं कल सुबह शहर की ओर निकल जाऊंगा। फिर संजू अपने पिता को भी मना लेता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तब संजू शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसके पिता कहते हैं, शहर जा रहे हो तो मेरी 2 बात याद रखना। हाँ पिताजी, बताइए कौन सी 2 बात है? बेटा, पहली बात तो ये है कि तुम हर किसी की बातों में भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है। और जरूरत लोगों की हमेशा सहायता करना बेटा। और दूसरी बात ये है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन तुम मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुराने से आधी समस्या हल हो जाती है। बेटा, मेरी इन 2 बातों का हमेशा याद रखना। जी पिताजी, मैं आपकी बातों का हमेशा याद रखूंगा। ब्रजमोहन ने अपने बेटे को 2 सीक्रेट बात बताई। फिर उसने अपने बेटे को कुछ धन दिया जिससे उसको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो।
फिर निर्मला देवी भी अपने बेटे को जाने के लिए इजाजत दे देती है। फिर संजू गांव के रास्ते पैदल पैदल शहर की ओर निकल आता है। अरे चलते चलते बहुत थक गया, कहीं बैठने की जगह भी नहीं, कहीं पैर की छांव मिल जाए तो थोड़ा आराम कर लूं। आगे चलते चलते संजू को एक पैर मिल जाता है और वह बैठ जाता है। अब थोड़ा आराम लग रहा है। चलते चलते बहुत थक गया था। फिर संजू थकान के कारण वहीं पैर के नीचे सो गया। कुछ देर बाद एक आदमी आता है। वह कहता है, अरे भैया, ओ भैया, उठो, जागो और भागो। आदमी की बात सुनकर संजू जाग जाता है और भयभीत भी हो जाता है। फिर वह कहता है, मतलब मैं क्यों भागूं? अरे भाई साहब, इस जंगल में एक खतरनाक शेर रहता है। तुम्हारा भाग्य नसीब था जो तुम बच गए। अभी भी देर नहीं हुई है। चलो, यहाँ से पास में ही मेरा घर है, वहाँ चलो, आराम कर लेना। संजू भयभीत भी हो जाता है और उसे अपने पिताजी की पहली बात याद आती है। किसी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा मत करना। और दूसरी तरफ उसका मन ये भी सोच रहा था, अगर मैं इसके साथ नहीं गया तो शेर खा जाएगा। फिर संजू कहता है, तुम जल्दी चलो, कहीं शेर खा ना जाए। संजू बहुत डर गया था, इसलिए वह अजनबी व्यक्ति के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। अजनबी व्यक्ति उसको अपने साथ अपने घर ले आता है। फिर संजू को चारों तरफ से बंदूक से घेर लिया जाता है। फिर अजनबी व्यक्ति कहता है, हाँ 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 हाँ, ही फंस गए ना जाल में। अब जल्दी से तुम्हारे पास जितना भी धन है वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो गोलियों से चलनी कर दिए जाओगे तू। यह सब देखकर संजू भयभीत हो जाता है। वह अपने पिताजी की बात याद करता है और कहता है, पिताजी सही कहते थे, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। लोग झूठ बोलकर गद्दारी कर रहे हैं। तूने सही अनुमान लगाया बच्चे, मैंने तुझे उल्लू बनाया था कि वहाँ शेर था। असल में वहाँ कोई शेर नहीं था। फिर संजू को अपने पिताजी की दूसरी बात याद आती है कि कोई भी मुश्किल को हमेशा हंसते हंसते मुश्किल को हल किया जा सकता है। ये सब सोचने के संजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहता है, अरे बेवकूफ, तूने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि तू खुद मेरे जाल में फंस गया है। मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे ड्यूटी मिली है, जंगल में आऊं और लुटेरों को पकड़ सकूं। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा कि तुम पुलिस वाले हो साहब? ठीक है, मत करो विश्वास, जब जेल में जाओगे तब विश्वास कर लेना। तो साहब, मुझे माफ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से मैं लूटपाट सब बंद कर दूंगा और अच्छे काम करूंगा। मुझे माफ कर दो साहब। इस तरह संजू की चाल कामयाब हो जाती है और वह जंगल से बाहर निकल आता है। फिर वह एक शहर में पहुंच जाता है। वहां काम की तलाश में इधर उधर भटकता है। फिर वह कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मैं शहर तो आ गया, मगर कोई काम कहाँ मिलेगा, और चलते चलते थक भी गया हूँ। आगे चलते चलते फिर संजू देखता है कि एक सेठ के घर में आग लग जाती है और सेठ जी कहता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिर संजू को अपने पिताजी की बात याद आती है कि हर किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। फिर संजू सेठ जी से कहता है, आप टेंशन मत लो भाई साहब,
मैं आग बुझाने की कोशिश करता हूँ। फिर पास के गांव में एक कुआं होता है और संजू उस कुएं में से पानी लेकर आता है और आग बुझाता है। कुछ समय बाद आग बुझ जाती है। फिर सेठ जी संजू को अपने दूसरे घर ले आता है। फिर सेठ जी कहते हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बेटा तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और मैंने तो पहले कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। भाई साहब, मेरा नाम संजू है और मैं हीरापुर गांव से आया हूँ। कुछ काम की तलाश में आया हूँ। बेटा अब तुम यूं समझो कि तुम्हें काम मिल गया। भाई साहब मैं कुछ समझा नहीं। भाई साहब मैं संजू बेटा, मेरा मतलब यह है कि आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। भाई साहब मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह संजू को सेठ जी के यहाँ काम मिल जाता है और वह 2 महीने बाद अपने घर लौटता है और अपने पिताजी को सब कुछ बताता है और खुद की मेहनत से कमाए हुए धन पिताजी को दे देता है। फिर उसके पिताजी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।